ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप जिसके अंतर्गत r त्रिज्या का वृत्त बना है 6r√3 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। त्रिभुज हमारा समद्विबाहु है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें हम इस भुजा इस भुजा को बराबर मानते हुए एक वृत्त बना दे रहे हैं। जैसा कि चर्चा है कि त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है, इसकी रेडियस r है। यहाँ से चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है, तो यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये नीचे वाले भुजा को अर्धित करेगा, क्योंकि ये बाएं वाला त्रिभुज दाएं वाला त्रिभुज दोनों समद्विबाहु बनेगा। ये 90 डिग्री, ये इसका हम सेंटर मान ले रहे हैं। चूंकि B से दो स्पर्श रेखा गई है, तो इन दोनों की लंबाई सेम होगी। तो अगर हम BD को x मान रहे हैं, तो ये जो हमारा B होगा ये भी x होगा। और चूंकि ये लेंथ बराबर है, तो इसको भी x मानेंगे। और बाएं बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, तो ये भी x हो गया। ठीक इसी तरह से ये लंबाई बराबर होगी, इसको हम y मान ले रहे हैं, तो ये y मान लिया जाए तो ये भी y होगा। और इस B से O को मिला दिया जाए, इस एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूँ। ये आपकी रेडियस होगी वृत्त की, जैसा कि चर्चा है सवाल में कि वृत्त की त्रिज्या r दी गई है। इसके बाद हमको जो भी आइटम है न्यूनतम दिखाना है, समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप हमको दिखाना है। तो मैं परिमाप से शुरू कर रहा हूँ। त्रिभुज का परिमाप को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, P से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। परिमाप अगर देखा जाए तो ये सभी लंबाई हमको ऐड करनी है। तो इसमें यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो x 4x हो गया और 2y होगा, 4 टाइम x प्लस 2 टाइम y। इसके बाद हमारा नियम एक आता है कि जो भी व्यंजक और सूत्र हमको लिखते हैं, इसमें दो चरराशि होती है। एक चरराशि को दूसरी में बदल देते हैं, या इन दोनों चरराशि को किसी तीसरी एक चरराशि में बदल देते हैं। यहाँ मैं इन दोनों चरराशियों को थीटा में बदलना चाह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बदलना चाह रहा हूँ थीटा के फॉर्म में। तो थीटा के फॉर्म में बदलने के लिए एक हम इस छोटे वाले त्रिभुज की मदद लेंगे। तो x हमारा r के रूप में और थीटा के फॉर्म में यहाँ से चेंज हो जाएगा त्रिभुज OBD में यहाँ हमने लगा दिया cot थीटा, आधार बटा लंब। तो आधार x है, लंब हमारा r होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x की वैल्यू r cot थीटा हो गई। फिर इसके बाद हम लोग काम करेंगे त्रिभुज AEO में। त्रिभुज AFO, इसको मैं f मान ले रहा हूँ और इसको मान लिया जाए। तो AFO में ये हमारा चूंकि यहाँ से रेडियस है और स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। जैसा कि हम लोग परमे से जानते हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। तो इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाए, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। चूंकि ये दोनों छोटे वाले जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये थीटा है, तो ये थीटा एक कंप्लीट एंगल 2 थीटा हो गया। और ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा जो लेफ्ट हमारा ट्रायंगल है, ऊपर वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये एंगल 90 - 2 थीटा होगा। तो इस त्रिभुज में ये कोण हमको मिल गया। ये 90 डिग्री वाला है, तो हम साइन का स्टैन ले सकते हैं। तो यहाँ मैं फिर काट ले रहा हूँ, काट 90 - 2 थीटा इस एंगल को। तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो लंब हमारा वही रेडियस r है और आधार y है। तो y बटा r हमने लिख दिया। काट हमारा 90 डिग्री पर टाइम में चेंज हो जाता है, tan 2 थीटा पहले चतुर्थांश का कोण पॉजिटिव होता है। y/r क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, y की वैल्यू r tan 2 थीटा। x y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x y का मान हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो p की वैल्यू मिल गई 4r। यहाँ 4 और x के स्थान पर r cot थीटा, तो यहाँ हमने x के स्थान पर r cot थीटा लिख दिया। प्लस 2y लिखना है, तो y की वैल्यू आ गई है r tan 2 थीटा। तो ये y की वैल्यू r tan 2 थीटा हो गई। तो ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिया।
अब हमारा जो पी व्यंजक है इसमें एक वेरिएबल हो गया ओनली थीटा, बाकी 4r भी कांस्टेंट है, 2r भी कांस्टेंट है। यहाँ से इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, पी को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो गया dp अपॉन d थीटा। 4r हमारा कांस्टेंट है तो 4r तो रहेगा, एक काट का हम डिफरेंशिएशन माइनस टाइम कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2r भी कांस्टेंट है, tan 2 थीटा का होता है सेक स्क्वायर 2 थीटा, tan का सेक स्क्वायर होता है। चूंकि एंगल भी 2 थीटा है तो 2 थीटा का करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से हमने 4r यहाँ से मिलेगा, 4r यहाँ लेडी है, माइनस टाइम कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये चीज़ है। फिर हमारा अगला नियम है कि जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो फिर जो भी डिफरेंशिएशन होता है इसको जीरो भरते हैं, जीरो भर के हम वेरिएबल का मान निकालते हैं। तो हमने इसको जीरो भर दिया, 4r कैंसिल हो गया, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 2 थीटा हमने साइन कास में इसको तोड़ दिया, यहाँ एंगल 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे। फिर कास 2 थीटा की वैल्यू हमारी सूत्र होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायर स्क्वायर गायब हो गया। यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जिसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इन दोनों को मैं बाएं लाया हूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये हमको मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा में। साइन थीटा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला इसको हमने 2 1 कम 2 और 2 में से गया 1, इसका खंड हो जाएगा 2 1, इसको हमने फैक्टर कर लिया तो एक फैक्टर हमारा मिला साइन थीटा प्लस 1, दूसरा मिला 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये साइन थीटा की वैल्यू -1 आएगी जो इनवैलिड होगी क्योंकि थीटा माइनस 90 डिग्री यहाँ हो ही नहीं सकता। यहाँ से साइन थीटा बराबर 1/2 भरेंगे तो थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी 30 डिग्री। फिर हमने क्या किया, जो हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये वैल्यू हमको ऐसे मिली और ये कंप्लीट वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रही है। तो थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा कोई वैल्यू हमको मिलेगी, कोई रियल नंबर मिलेगा जो पॉजिटिव मिलेगा। चलिए, तो जब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो थीटा या वेरिएबल के उस मान पर हमारा जो p होगा, p माने पेरीमीटर, वो मिनिमम होगा। पॉजिटिव पर मिनिमम होता है, निगेटिव पर मैक्सिमम होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी जो p आएगी वो मिनिमम आएगी। ये बात समझ में आ गई। अब हमको सिद्ध करना है कि न्यूनतम जो परिमाप है वो 6r√3 होना चाहिए। तो हम थीटा बराबर 30 डिग्री क्वेश्चन में पुटअप करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन का व्यंजक हमारा ये है, क्योंकि r के रूप में हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें भरना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें x y है। हमको r के रूप में व्यंजक लाना है तो हम इसी को ही तो इतना बनाए हैं। तो इसी में हम एक इक्वेशन ये मानते हुए थीटा बराबर 30 डिग्री हम समीकरण 1 में पुटअप करेंगे। तो पुटअप करेंगे तो यहाँ काट 30 कर्ण 3 होगा तो 4r कर्ण 3 हो गया, और यहाँ 2 में 30 का गुणा करेंगे 60 होगा तो tan 60 अंश कर्ण 3 होता है तो 2r कर्ण 3 या 4r कर्ण 3 तो 6r कर्ण 3। तो कुल वैल्यू आपको 6r कर्ण 3 मिल जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल हमारा है, दर्शाइए कि यदि किसी घनाभ का आधार वर्गाकार तथा आयतन दिया हुआ है तो घनाभ का जो आधार है वो वर्गाकार है। तो एक फिगर मैं ड्रा कर देता हूँ। ये हमारा फिगर है, आधार इसका हम सब बराबर बराबर मान लेंगे, चाहे वो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, सब ये मान लेंगे चूँकि ये वर्गाकार है। और ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। चार हाइट होती है, 4 लेंथ होती है, तो लेंथ तो सब इसका सेम होगा। ये भी यल होगा, ये भी यल होगा, ये भी यल होगा। ऊपर का हिस्सा भी सेम होगा, नीचे का हिस्सा भी सेम होगा। जैसा नीचे हिस्सा होता है वैसे ऊपर, केवल हाइट इसकी अधिक है। तो आइए हम लोग बात करें, घनाभ का आधार वर्गाकार है, आयतन दिया हुआ है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम। तो सबसे पहले जब भी हम लोग सलूशन सवाल का करते हैं तो हमारा नियम एक आता है कि पहले ये चीज़ आप पता करिए कि क्या चीज़ न्यूनतम दिखाना है। तो हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम दिखाना है, टोटल सरफेस ये दिखाना न्यूनतम। टोटल सरफेस का हम फार्मूला लिखेंगे,
फार्मूला होता है 2 टाइम एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चूंकि इसका आधार वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई दोनों इक्वल होगी, तो हम b को भी एल लिख देंगे। जहाँ जहाँ b है वहाँ मैं एल लिख दूंगा। तो हमारा सवाल हो गया एल का स्क्वायर प्लस एच एल 2 टाइम एच एल। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल है, एक एच और एल। तो एच को एल में या एल को एच में हमें चेंज करना होगा किसकी सहायता से? आयतन दिया हुआ है, आयतन की सहायता से। तो आइए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर लिखेंगे आयतन। आयतन इसका कांस्टेंट है तो आयतन को हम v मान लेते हैं, v को कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे। और आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसको एल बी एच कहते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से b को भी एल पुट कर दे रहे हैं, तो एल इंटू एच होगा सवाल के अनुसार, तो एल स्क्वायर एच होगा। यहाँ से मैं एच की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो एच की वैल्यू होगी v अपान एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये एच की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, बाकी v तो कांस्टेंट है, तो हमारा एक सिंगल वेरिएबल पता हो जाएगा। तो एच इम्प्लाइज इक्वेशन फर्स्ट, एच का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमको यहाँ से मिलेगा एस टी इज इक्वल टू टोटल सरफेस बराबर 2 एल स्क्वायर प्लस 2, एच के स्थान भर देंगे v अपान एल स्क्वायर, और पहले से एल इसके साथ मौजूद है। तो ये एल यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एस टी मिल गया हमको 2 टाइम एल स्क्वायर प्लस 2 v अपान एल। तो हमारा व्यंजक पूरी तरह से एल के रूप में ट्रांसफ़र हो गया, एल के रूप में ट्रांसफ़र हो गया। बाकी v तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, सिर्फ एल इसमें दिख रहा है। तो अब हम एल के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम लिखेंगे डी एस टी अपान डी एल के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर तो यहाँ मिलेगा हमको 2 बाहर कांस्टेंट है, एल स्क्वायर का 2l हो जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है। 2v कांस्टेंट है तो हम 2v को लिख देंगे, और 1/l का आप जानते हैं -1 अपान एल स्क्वायर होता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये डी एस टी अपान डी एल इज इक्वल टू, हम 2 इसमें से और कॉमन ले लेते हैं तो बाहर 4 हो जाएगा, और एल हो गया, ये v माइनस चिन्ह के साथ v अपान एल स्क्वायर होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 मान लेते हैं। पहला काम हो गया। दूसरा काम डी एस टी अपान डी एल को हम 0 पुटअप करेंगे तो हमारा वेरिएबल निकलेगा। तो यहाँ से 4 एल माइनस वी अपान एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 तो 0 हो गया, एल माइनस वी अपान एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एल क्यू इज इक्वल टू वी। नाउ एल बराबर वी पर 1/3 पावर, एल का मान हमारा निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमको मिला d2s t अपॉन dl का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बाहर है 4 तो बाहर रहेगा, l का 1 हो गया, माइनस एल 1, v तो कांस्टेंट है, v का रहेगा 1/l स्क्वायर का 2 पहले आएगा और ऊपर ले आएंगे तो एल पर -2 होगा, फिर -2 पहले आएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, और एल पर -3 होगा, एल को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 3 पावर। ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम लोग इसी में वैल्यू को पुट करते हैं, d2st अपॉन dl स्क्वायर एट एल इज इक्वल टू v 1/3 पावर। तो वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता, चूँकि वॉल्यूम में स्केलर क्वांटिटी है
तो जो भी हम यहाँ भरेंगे वैल्यू हमारी, अब देख रहा कहीं निगेटिव साइन दिखने को नहीं मिल रहा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 + 2v/v पर 1/3 के पावर 3 लिखेंगे। 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा पॉजिटिव आएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। v भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिला 12, दैट इज ग्रेटर दैन 0। तो हम कहेंगे एट L = v1/3 d2 st/dl² greater than 0, therefore जो भी हमारा st है, st will be minimum at L = v1/3। तो हमको मिनिमम तो हमने दिखा दिया st को। अब हमको ये दिखाना है कि जो हमारा घनाभ था वो घन होगा। कहने का मतलब ये हुआ ऊंचाई को भी लंबाई के बराबर दिखा दो। अगर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तो बराबर थी, अगर लंबाई ऊंचाई भी हम इक्वल कर देते हैं तो तीनों बराबर हो जाएगा। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो घन बन जाएगा। तो आइए अब हम एच को निकालते हैं, एच को भी एल निकाल दिया जाए। तो हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन नंबर 2। एल की वैल्यू नहीं बल्कि बी की वैल्यू। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज v = L³। दोनों पक्षों का हम क्यूब कर दिए हैं। यहाँ दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया जाता है, यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब कट जाएगा, तो b की वैल्यू L³। नाउ पुटिंग v = L³ इन इक्वेशन 2, तो हमको मिलेगा h = v के स्थान पर हम भरेंगे L³ और नीचे हमारा एक L² है, तो यहाँ से L बन जाएगा क्योंकि ये 3 पावर इस कंप्लीट से कट जाएगा। तो h बराबर मिल गया हमको L। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो घनाभ है वो लंबाई चौड़ाई बराबर थी और ऊंचाई भी लंबाई के बराबर आ गई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो गई। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि दिया हुआ घनाभ घन होगा। आइए एक दूसरा सवाल हम लोग उच्चिष्ट निम्निष्ट पर बेस्ट निकाल लगाते हैं। सवाल है आयताकार आधार तथा आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी तथा 8 घन मीटर आयतन की बिना ढक्कन की एक टंकी का निर्माण करना है। तो एक टंकी हमारी है, थोड़ा सा फिगर भी मैं ड्रा कर देता हूँ। ये हमारी टंकी है जिसमें कह रहा है कि इसके दीवार आधार भी आयताकार है। तो ये जो आधार आपका है, आधार भी आयताकार है और दीवार भी आयताकार है। 4 दीवार होंगे। इसे कमरे को ही मान लिया जाए तो कमरे में 4 दीवार होते हैं और नीचे आधार होता है और छत मान लिया जाए कि छत लगा नहीं है क्योंकि टंकी खुली है, बिना ढक्कन की टंकी है। तो बिना ढक्कन का मतलब ऊपर से टंकी में हम पानी डाल सकते हैं। तो हमारा 6 सरफेस में 5 सरफेस है, 4 साइड वाला और एक नीचे, ऊपर खाली है। इसका हमको निर्माण कराना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी नीचे के लिए जो एक फर्श आधार है उसके लिए 70 रुपया 1 वर्ग मीटर का खर्च आएगा और दीवारों के लिए 45 रुपया 1 वर्ग मीटर का खर्च होगा। तो न्यूनतम खर्च, अब देखिए हमको सवाल पढ़कर हम यही ज्ञात करते हैं कि क्या चीज़ न्यूनतम या महत्तम दिखाना है। तो हमारा खर्च न्यूनतम दिखाना है, तो हम खर्च को ही निकालना शुरू करते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा वो खर्च से शुरू होगा। खर्च को एक्सपेंडिचर बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंडिचर माने खर्च। तो आइए हम इसको ई से डिनोट कर रहे हैं, खर्च निकाल रहे हैं।
तो खर्च कैसे निकालेंगे, पहले हम आधार की बात करें। आधार का खर्च निकालें, इसको लिख दे रहे हैं आधार का खर्च यानी एक्सपेंडिचर ऑफ बेस, बेस माने आधार, प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ वाल। दो तरह का हमको खर्च अलग अलग निकालना है। तो इस व्यंजक को हम ई से डिनोट कर दे रहे हैं। पहले मैं बेस की बात कर रहा हूँ। तो बेस में लंबाई चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगी। कितना स्क्वायर वर्ग मीटर होगा, कितना वर्ग मीटर होगा, 1 वर्ग मीटर का 70 रुपया है, तो इतना वर्ग मीटर होगा, इसी में 70 का गुणा कर दे रहे हैं। तो आधार का खर्च हमको निकल गया। प्लस अब हम चारों दीवारों की बात कर रहे हैं। तो चारों दीवारों का आप सूत्र जानते हैं, 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आपको याद होगा फार्मूला। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो चारों दीवारों के एरिया हमने निकाल लिया और दीवारों का खर्च 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, जिसमें हमने 45 से गुणा कर दिया। अगर ये 10 वर्ग मीटर होगा तो 10 में 45 का गुणा होगा तो 450 हो जाएगा। जो भी वर्ग मीटर हो, 1 वर्ग मीटर का 45 रुपया है, कितने वर्ग मीटर का 45 का गुणा कर देंगे। यहाँ 1 वर्ग मीटर का 70 रुपया है, जितने वर्ग मीटर का 70 का गुणा कर देंगे। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, पूरा खर्च हमको निकल गया। थोड़ा सा इसको ठीक कर लिया जाए तो 70 LB, इसको हम मान भी ले रहे हैं, ये L है, ये B है और ये H है, प्लस 45 गुना 90 और L प्लस B और इंटू H। एक चीज़ और ध्यान देना है, H की वैल्यू किताब में दी गई है, ये 8 टन, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है 8 घन मीटर, गहराई नहीं है बल्कि 8 घन मीटर इसका आयतन है। जो इसका टंकी का आयतन है वो 8 घन मीटर दिया हुआ है। तो इसका भी हम लोग मदद लेंगे, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दे रहे हैं। और 2 मीटर गहरी भी है, देखिए 2 मीटर, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। गहराई भी इसकी 2 मीटर दी गई है, तो यही गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं। टंकी की जो गहराई होती है उसी का नाम ऊंचाई भी है। तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर ले रहा हूँ, H को हम 2 पुटअप भी कर दे रहे हैं, तो ज़्यादा वेरिएबल नहीं हमारा रह जाएगा। यहाँ 2 भर देंगे तो 2 का गुणा 90 में होगा, 180 बन जाएगा और L प्लस B। तो अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा 2 वेरिएबल है। अब वॉल्यूम को भी मैं नोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम दिया 8 घन मीटर, तो V बराबर 8 घन मीटर लिख दे रहा है। या V का पहले फार्मूला लिखा जाए तो LBH होता है, L इंटू B इंटू H। इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो इसको 8 लिख दे रहे हैं और L को L, B को B और H को 2 लिख दे रहा है। तो 2 से हम 8 काट देंगे, तो L इंटू B बराबर हमारा 4B हो गया। एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, लेकिन यहाँ दूसरे से हम यहीं से निकाल भी रहे हैं। B की वैल्यू निकालना है, 4/L हो। अब इसको दूसरा माना जाए तो यहाँ से B का मान हम इसमें भर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि जो भी चीज़ हमको न्यूनतम या महत्तम दिखाना है, जब उसका व्यंजक मिल जाता है तो उसमें 2 चर राशि होती है, L और B। यहाँ 2 चर राशि है, तो L को B में चाहे B को L में ट्रांसफर करना है, यहाँ से हम बदल दे रहे हैं। और 8 की मदद से, किसी अचर राशि की सहायता से, तो अचर राशि हमारा 8 है, घन मीटर इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ से B की वैल्यू 4/L हो गई। इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, B इम्प्लाइज इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 70, L इंटू B के स्थान पर 4/L लिख दे रहे हैं, जहाँ B है, प्लस 180 इंटू L प्लस B के स्थान पर 4/L। यहाँ से L कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू हमें मिल गई 7 चौक के 28, 280 प्लस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई न करके यही छोड़ देते हैं। इसको लिख दे रहा है L प्लस 4/L, इतना ही रहने दे रहे हैं। ये हमारा व्यंजक मिल गया। अब इसको हम L के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ D/DL, D/DL L के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 280 कंप्लीट कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस 180 बाहर रहेगा और L का 1 बन गया, और 1/L का -1/L स्क्वायर होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, 4 ऊपर रहेगा, बटा L स्क्वायर मिल जाएगा हमको, L स्क्वायर।
तो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसके बाद हम लोग जीरो भरते हैं, जो हमारा वर्किंग स्टेप है। तो अब इसको हम लोग जीरो भरेंगे। नाउ डी अपॉन डी एल इज इक्वल टू जीरो। तो हमको यहाँ से जीरो छोड़ देंगे, इसको हम जीरो करेंगे, यानी 180 1 माइनस 4 अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 180 गायब हो जाएगा, हमको 1 बराबर 4 अपॉन एल स्क्वायर मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एल स्क्वायर की वैल्यू 4 मिलेगी, तो एल बराबर हम 2 ले लेंगे। तो ये हमको लंबाई में मिल गई 2 मीटर। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2e अपॉन dl का स्क्वायर। तो हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। तो ये 280 का इसको 2 मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंस जीरो तो खत्म हो गया, 180 कांस्टेंट बाहर रहेगा। फिर कोष्टक के अंदर चलते हैं, 1 का भी जीरो हो गया, -4 और एल स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे, -2 पावर -2 पहले आएगा तो -2 एल पर -3 यानी एल पर 3 नीचे लिख देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 180 इंटू 8 अपॉन एल क्यूब, दैट इज़ पॉजिटिव। यहाँ एल की वैल्यू जो भी भर दें वैल्यू हमको पॉजिटिव ही मिलेगी। तो d2e अपॉन dl स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर d2e अपॉन dl स्क्वायर एट एल इज इक्वल टू, एल की वैल्यू हमारी मिली है 2, तो 2 इसमें भरेंगे तो यहाँ 2 ये 8 बन जाएगा, तो 180 इंटू 8 अपॉन 8 हो जाएगा। कट के 180 आया, दैट इज़ ग्रेटर दैन 0, शून्य से बड़ा मिल गया हमको। तो हम कहेंगे एल के इस मान पर, एल बराबर 2 पर जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो मिनिमम होगा। तो अब इस आधार पर हमको क्या निकालनी है, न्यूनतम खर्च से बनी टंकी की लागत। तो टंकी की लागत निकालने के लिए हम इसी में भर देंगे, इसी व्यंजक में, इसमें न भर के हम लोग यहाँ भर दें, क्योंकि एल के फॉर्म में ये है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम लोग इसी में भर देंगे तो मिनिमम एक्सपेंडिचर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ मैं भर दे रहा हूँ, ई मिनिमम एक्सपेंडिचर मिनिमम क्या मिलेगा, तो यहाँ भर दिया जाए 280 प्लस 180 और कोष्टक में 2 + 4 अपॉन 2, तो ये 2 से 4 कटेगा, 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 होगा, यानी 4 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 280 प्लस 18 × 4 = 720, यानी कुल 1000 रुपया। कुल हमारा आंसर आना चाहिए 1000 रुपया टंकी बनाने का न्यूनतम खर्च होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट करा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक निर्माता 5 - x/100 रुपया प्रति इकाई की दर से x इकाइयाँ, x इकाइयाँ का मतलब कोई सामान है जो 10 क्वांटिटी में, यहाँ x क्वांटिटी है, x का मतलब 10 होगा, 20 कोई वैल्यू होगी, तो इतना रुपया प्रति की दर से। तो टोटल अगर निकालेंगे तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कितना पैसा वो पाया बेचने पर वो मिल जाएगा हमको। फिर कह रहा कि x इकाइयों का उत्पाद मूल्य इतना है। उत्पाद का मतलब जब कंपनी बनाती है, कोई फैक्ट्री कोई चीज़ उत्पादन करती है तो उत्पाद मूल्य इतना है, मतलब एक आइटम बनाएगा तो इतना x इकाई। अच्छा, x इकाइयों का उत्पाद मूल्य, x इकाई मतलब पूरा का इतना है, 10 बनाया तो 10 का लिखा है क्योंकि इकाइयों लिख दिया है। x इकाइयों का वो प्रोडक्शन प्राइस, ये प्रोडक्शन प्राइस है, जबकि ये एक इकाई का ये बेचने वाला प्राइस है। इसके बाद आगे कह रहा है इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो निर्माता को अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचना चाहिए। तो हमको लाभ को अधिक दिखाना है, यानी हमारा जो स्टार्टिंग हमको जो व्यंजक निकालना वो लाभ का व्यंजक चाहिए, और लाभ को हम लोग मैक्सिमम शो करेंगे। तो लाभ को हम लोग निकालेंगे। तो आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में हमको प्रॉफिट की बात करनी है। प्रॉफिट माने लाभ होता है।
तो प्रॉफिट की बात करनी है, तो आइए प्रॉफिट देखा जाए। तो प्रॉफिट हम लोग जानते हैं कैसे होता है प्रॉफिट। कम पैसे हम खरीदते हैं, सामान की कहानी सबको पता है। यहाँ देखा जाए कौन सी कहानी चल रही है। यहाँ कहानी है कि एक निर्माता, एक बनाने वाली कंपनी, निर्माता माने जो बनाती है, वो इतना रुपया प्रति दर से एक्स को बेच रहा है। तो हम कहेंगे कंपनी का पहले हम निर्माता का विक्रय मूल्य निकालना है। जो निर्माण कर रहा है, निर्माता का, पहले हम प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे। निर्माता का विक्रय मूल्य, निर्माता का एक्स इकाइयों का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया, एक का मूल्य इतना है तो एक्स का एक्स में इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गया जो निर्माण किया वो कितने में बेचा, ये हमको मिल गया। ये इसका उत्पाद मूल्य है, तो हम लिख देंगे निर्माता का एक्स इकाइयों का उत्पाद मूल्य। तो उत्पाद मूल्य है एक्स प्लस 500। उत्पाद का मतलब उत्पादन जब किया तो इतना खर्च आया, आए तो बेचा। हर कंपनी जितना में प्रोडक्शन करती है उतने में नहीं बेचेगी। अगर उतने में बेचेगी तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उसको बनाने में 10 रुपया लगा तो बेचती है 15 रुपये में, तभी तो उसको 5 रुपया बेनिफिट मिलेगा। तो ये है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी इतने रुपये में बनाई है ये एक्स इकाई को, आप बेच रही है इसमें में, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि बेचते हैं ज़्यादा पैसे में। तो अब यहीं से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारा यहीं से मिल जाएगा। प्रॉफिट बराबर होगा विक्रय माइनस प्रोडक्शन, यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा है x5 माइनस x/100 और प्रोडक्शन प्राइस है x/5 प्लस 500। तो ये हमारा प्रॉफिट का व्यंजक मिल गया। इस व्यंजक में हम देख रहे हैं कि सिंगल क्वांटिटी है, ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल एक्स ही वेरिएबल दिख रहा है, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो हमारा सारा टेंशन समाप्त है, नो टेंशन। सिंपली हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है और प्रॉफिट को मैक्सिमम दिखा देना है। तो आइए मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। एक्स का 5 में करेंगे तो 5x माइनस x² और माइनस इसको भी खोल दे रहे हैं, तो माइनस x/5 माइनस 500। इसको एक पास कर लेते हैं तो p की वैल्यू हो जाएगी 25 में से एक निकल गया, 24x/5 माइनस x² और माइनस 500। तो हमारा व्यंजक फिट हो गया। नाउ डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो dp/dx, x ही वेरिएबल है तो x के साथ उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 24/5 होगा, x 1 हो गया। यहाँ 2x बन जाएगा तो माइनस 2x/100 होगा, 100 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं। नाउ dp/dx इज इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा 24/5 हाँ देखिए, तो ये dp/dx इज इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ से 2 हमारा ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको मिला 24/5 माइनस x/50 इज इक्वल टू 0, या यहाँ भी इक्वल हम कर सकते हैं। यहाँ से 5 फिर 10 टाइम में कट जाएगा, x की वैल्यू 240 आएगी, 240।
फिर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं d2p/dx²। तो ये हमको 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू केवल -2/100 मिलेगी, दैट इज -1/50, दैट इज लेस देन 0। वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब p मैक्सिमम होगा। तो कहेंगे इसलिए x = 240 पर एट x = 240 प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो ये हमारा आंसर और x की वैल्यू भी मिल गई। हमको पूछा जा रहा कि x को कितने में बेचें या कितने इकाइयों को बेचा जाए। इकाइयों की वह संख्या हमको बतानी क्या थी, इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई की संख्या भी मिल गई 240, यानी 240 आइटम बेचेंगे, चाहे जो भी वस्तु होगी उसका 240 क्वांटिटी हमको बेचना है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। इसको आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए एक सवाल हम लोग देखते हैं। हमारा सवाल है कि एक टीन का ऐसे सीट है जो वर्गाकार है, 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटा गया है। देखिए चारों कोने से एक वर्गाकार पोर्शन एक काट लिया गया। इसको काटने के बाद इस फिगर आपको ऐसे दिखेगा। और फिर जो भी पोर्शन है इसको मोड़ दिया जाए। ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, डॉटेड को अगर ऐसे फोल्ड कर दिया जाए, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाए, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाए, तो आपको एक खुला डब्बा मिलेगा। इसको इधर से फोल्ड कर देंगे, इसको इधर से खुला डब्बा मिलेगा, जैसा कि मैं इस आकृति में ऐसे आपको दिखा दिया हूँ। ऐसे ये वर्ग काटे गए हैं और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया। तो फोल्ड करने के बाद ऐसे आपको एक डब्बा मिलेगा। इस डब्बे जो डब्बा मिला, इस डब्बे का आयतन हमको मैक्सिमम दिखाना है। तो आइए हम इसके आयतन की बात करते हैं। अब ये x हो जाएगा, क्योंकि x ही ax था, इसी को हमने फोल्ड कर दिया, तो ये x होगा। तो इस डब्बे की ऊंचाई जो होगी वो x के बराबर होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो लेंथ होगा x इधर घटा, x इधर घटा, तो ये 3 - 2x होगा। ये जो होगा वो 18 - 2x, क्योंकि x इधर से कम हुआ है, x इधर से कम हुआ, तो 18 - 2x इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि डब्बे की लंबाई चौड़ाई पता चल गई, ऊंचाई भी पता चल गई। तो हमको वॉल्यूम की बात करनी है, वॉल्यूम का व्यंजक बनाना है। तो वॉल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारी 18 - 2x, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। चौड़ाई भी 18 - 2x, जो फिगर बता रहा है ऊंचाई x। जब इसकी हम बात करेंगे तो ये जो बिना ढक्कन वाली टंकी बनेगी, इसी के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा व्यंजक सब बन के तैयार हो गया, और इसको कोई कन्वर्जन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं हमारा सिंगल वेरिएबल है, तो किसी कन्वर्जन की भी कोई बदलना भी नहीं है। अब इसी को हमको मैक्सिमम दिखाना है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक काम हम इसको खोलना चाह रहे हैं। खोलेंगे तो हमको दो फर्स्ट और सेकंड वाली कहानी नहीं रचनी पड़ेगी, आसानी से अलग अलग पद हमको 3 ठो मिल जाएंगे। a - b का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो 18 का वर्ग 324 हो गया, प्लस 4x² होगा, और 18 दूना 36 दूना 72 -722x हो गया। और x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो v की वैल्यू हो जाएगी 324x प्लस 4x³ -72x²। अब व्यंजक हमारा तैयार हो गया। एक वेरिएबल है, इसलिए जो भी वेरिएबल है उसके साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया 324x का 1 बन गया, इसको हम नहीं लिखते हैं 1 को, प्लस इसका 4 तिया 12x² हो गया, और इसका 72 दूना 144x हो गया। फिर सेकंड वर्क हम लोग करते हैं, सेकंड काम करते हैं, इसको 0 भरते हैं। तो यहाँ से हमको 12x² माइनस 144x प्लस 324 = 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से
12 से कट जाएगा, अभी 12 से कटेगा, देखा जाए क्या अभी 12 से कटे, 12 दूना 24 और 12 से 84, 12 से सारे लोग कट जाएंगे तो 12 एक कम 12 एक्स स्क्वायर हो गया, 12 12 144 माइनस 12 एक्स हो गया, और यहाँ से 12 दूना 24 और 8 और 4 84, 12 7 84 इज इक्वल टू 0। फिर एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसमें गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने पर 12 आना चाहिए, तो 9 और 3 हमारा खंड मिलेगा, 9 3 27 9 3 12, माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x माइनस 9 एक ब्रैकेट में होगा और एक में x माइनस 3 आएगा, तो x माइनस 9 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर एक x की वैल्यू 9 मिलेगी और एक x की वैल्यू 3 मिलेगी। अब देखा जाए क्या सही है, तो ये वाला इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड होगा? क्योंकि अगर 9 हम काटेंगे, इधर से 9 काटेंगे तो पूरा पेपर ही ख़त्म, क्योंकि पूरी लंबाई 18 है, तो 9 इधर से काट देंगे, 9 इधर से तो 18 कट गया, तो बना क्या? कुछ नहीं, इसलिए 9 को हम इनवैलिड मानेंगे। तो हमारा ये वैलिड है, x बराबर 3 जो है वैलिड है। अब आइए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 324 तो 0 हो गया, d2 v डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 प्लस यहाँ से 12 दूना 24x और यहाँ से माइनस 144 मिलेगा। फिर हम इसमें वैल्यू को पुटअप करते हैं। नाउ d2v डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3, तो हमको वैल्यू मिलेगी 24 यहाँ 72 माइनस 144, तो ये वैल्यू माइनस 72 आएगा, दैट इज लेस देन 0। तो हमने देखा कि x बराबर 3 पर d2v डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है, इसलिए x बराबर 3 पर v जो है मैक्सिमम होगा। तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3, v मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। तो हमने मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव कर दिया और भुजा भी मिल गई 3, यानी जो वर्ग काटेंगे वही भुजा पूछ रहा था, तो भुजा इसकी होगी 3 सेंटीमीटर। आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार डेरा है, शंकु के आकार का डेरा है जो कपड़े से बनाया जाता है। इस डेरे में कम से कम कपड़ा लगेगा। इस दशा में हमको R और H में एक रिलेशन लेना है। तो आइए इस सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कपड़ा हमारा वक्रपृष्ठ होता है, क्योंकि कपड़े से ही ये सारा बना है, एक गोलाकार जो पोर्शन ऐसे बनता है कपड़े से बनता है, और उसी चीज़ को हम शंकु का वक्रपृष्ठ भी कहते हैं। तो कपड़ा बराबर हमने लिख दिया वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, और साथ ही साथ दिया है कि इसका आयतन, प्रदत्त आयतन, सवाल में चर्चा है प्रदत्त आयतन, तो प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ, तो इसका आयतन को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो इसका आयतन कांस्टेंट है, हम मान ले रहे हैं कि इसकी रेडियस r है, ऊंचाई h है और स्लैंट जो हाइट है l है। ये सब चीज़ें मान ली गई हैं। हमने आयतन का फार्मूला लिख दिया, 3 पाई आर स्क्वायर h होता है। दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से फ़ायदा ये होगा कि हमको कन्वर्जन में आसानी होगी। तो इसका हमने v स्क्वायर कर दिया, 1/3 का वर्ग 1/9 हो गया, पाई स्क्वायर r पर 4h स्क्वायर। फिर एक तीसरा फार्मूला हम लोग खुद जानते हैं, शंकु के लिए स्पेशल फार्मूला है। ये पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज होता है जिसमें यल कर्ण बनता है, ये दोनों लंब आधार होते हैं। तो यल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से हमने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 2 में हम पुटअप कर दिए। तो यहाँ से आसानी से हम यल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम यल निकाल रहे हैं।
तो यहाँ से यल निकालने के लिए 9 का गुणा इसमें हो जाएगा 9b² और इन दोनों को हम नीचे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, यानी π² r/4 इधर मिला हमको l² माइनस r²। फिर हम l² को फ्री कर दिए तो r² आके इधर जुड़ जाएगा, तो हमको मिलेगा 9b² π² r/4 प्लस r²। तो ये हो गई l² की वैल्यू। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ एक काम और कर ले रहा है, यहाँ दोनों पक्षों का स्क्वायर इसको भी कर ले रहा है। तो स्क्वायर करने से हमारे सवाल को लगाने में काफ़ी आसानी होती है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। तो यहाँ से समीकरण 4 से l² का मान समीकरण 1 में हम पुटअप करेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा s का स्क्वायर इक्वल टू पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर और l² के स्थान पर भरेंगे 9b² अपन π² r/4 प्लस r का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी होगी l² के स्थान पर, क्योंकि ये l² की वैल्यू है और हमको l² पुटअप करना था। फिर हम π² r² को अंदर ले आ रहे हैं, तो s² बराबर हमारा यहाँ जाएगा π² कट जाएगा, तो 9b² अपन r/2 बचेगा यहाँ। फिर इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो होगा पाई का स्क्वायर और r/4 पावर। व्यंजक हमारा ठीक हो गया। अब इसमें केवल r वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। नौ कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r² है, 9b² तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं करते हैं, इसका होगा -2/r⁴। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा r² का। चूँकि ये नीचे है इसलिए ऊपर ले आएंगे तो -2 पावर बनेगा, प्लस π² कांस्टेंट है और इसका होगा 4r⁴। इसको ठीक कर लिया जाए तो ds²/dr इज इक्वल टू -18b² r³ और प्लस 4π² r/3 पावर। इसके बाद सेकंड काम हम लोग करते हैं, 0 भरते हैं। ds²/dr इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी 0 होगी, -18b² r³ प्लस 4π² r/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको r की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस टाइम माइनस के हम उधर कर दे रहे हैं, तो 18b² इज इक्वल टू 4π² r/6 पावर। ये r उसके साथ चला गया, तो यहाँ से r/6 की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो r/6 इज इक्वल टू, ये इसके नीचे हो जाएगा 18b² अपन 4π²। यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 9/2 हो गया। r/6 इज इक्वल टू 9/2 b का स्क्वायर अपन पाई का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू 9b का स्क्वायर अपन 2 पाई का स्क्वायर टू द पावर 1/6। तो ये r की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको हम मान ले रहा 5 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा होगा d2 s²/dr² इज इक्वल टू r³ ऊपर जाएगा तो -r³ होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -3 और r पर -4 होगा, तो -3 इसको +54 बना देगा, 18×3 = 54 और नीचे r पर 4 होगा और b² तो कांस्टेंट है ही है। इतना हो गया प्लस, यहाँ आएंगे तो 4×3 12 r² तो प्लस 12 हो गया, 4×3 12 π² r का स्क्वायर। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई। अब हम भरेंगे d2 s²/dr² एट r की वैल्यू जो भी आई है 9b² अपन 2 पाई का स्क्वायर
टू द पावर 1/6। तो आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू, चूँकि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये सारी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में जब हम मान को भरेंगे तो बिना मान भरे हम लिख दे रहे हैं दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर दैन 0। यानी जो भी मान मिलेगा, हम मान नहीं भरते हैं, हम लोग खाली टेस्टिंग है तो टेस्ट किया जाता है, तो मान भर के इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये वैल्यू इस मान पर पॉजिटिव आएगी, दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। अतः आर बराबर उस मान के लिए हमारा जो ये यस होगा, यस का मतलब कपड़ा न्यूनतम होगा, वहाँ प्लस आने पर न्यूनतम होता है, तो कहेंगे R इज इक्वल टू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/6 एट यस विल बी मिनिमम। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया। अब इसके आधार पर एक कंडीशन भी हमें फाइंड आउट करना है। वो कंडीशन हमारा है ऊंचाई है वो R की √2 गुनी है, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो आइए अब हम इसकी बात करते हैं। जो H की वैल्यू है वो √2R आना चाहिए। तो H की वैल्यू हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं R के फॉर्म में, बशर्ते L का मान भर दिया जाए। तो L का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। L का मान पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करना, फिर यहाँ पुटअप करना, फिर देखेंगे क्या मिल रहा है। R की वैल्यू आई थी 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर, हमारा H² बराबर था L² - R²। ठीक है, L² - R² को अगर हम भर देते हैं तो यहाँ से 9v² अपॉन पाई² R/4 ये चीज़ मिलेगा हमको, और ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करते हैं क्योंकि ये चीज़ यहाँ भी है। तो हमारा H² हो जाएगा 9v² अपॉन पाई² R/4। अब ये चाह रहे हैं यहाँ से रिलेशन लेने के लिए तो v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो v को एलिमिनेट करने के लिए v को हम R के फॉर्म में यहाँ से निकाल दें। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ 6 पावर यहाँ कर दें, R पर 6 पावर बराबर 9v² अपॉन 2 पाई² है। तो यहाँ से v² की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई² R/6 अपॉन 9। ठीक है, यही v² के स्थान पर हम पुटअप कर दे रहे हैं। तो H² बराबर हो जाएगा v² के स्थान पुटअप करेंगे 2/9 पाई² R/6, और ये तो v² का स्थान हो गया। नीचे हमारा पाई² R/4 है, तो पाई² कट गया, 9 कट गया, यानी H² की वैल्यू आ गई। ये इससे कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो मिला 2R²। तो यहाँ से H की वैल्यू √2 आ रही है हमको। आज के वीडियो में हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। आपका अवकलन पूरा समाप्त हो गया, और अवकलन के जो एप्लीकेशंस हैं जिसको हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा, ये सब समाप्त हो चुके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।